अमृतकाल का प्रथम बजट था ये। बजट की 7 प्राथमिकताएं थी जिनको सप्तऋषि कहा गया, जिसमें है समावेशी विकास, जिसमें आ गए पीएम किसान, उज्ज्वला, जल जीवन, कोविड टीका। फिर है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, जिसमें है भारत श्री और पीवीटीजी। फिर है अवसंरचना एवं निवेश, इसमें आ गया शहरी अवसंरचना विकास कोष और राज्यों के लिए 50 वर्ष हेतु ब्याज मुक्त लोन। फिर है क्षमता को सामने लाना। फिर अगला है हरित विकास, जिसमें आ गया पीएम प्रणाम, मिष्टी योजना, अमृत धरोहर। फिर है युवा शक्ति, इसमें आ गया यूनिटी मॉल, पीएम कौशल विकास योजना 4.0। फिर है वित्तीय क्षेत्र, जिसमें है महिला सम्मान, बचत पत्र और राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री। फिर कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड, जिसको एग्री स्टार्टअप के लिए। फिर आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम 2200 करोड़ में व्यय किया जाएगा। हाई वैल्यू बागवानी फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। फिर वैश्विक केंद्र खोला जाएगा श्रीलंका, जिसे मिलेट्स को लोकप्रिय बनाया जाएगा। और भारतीय बाजार अनुसंधान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है इस हेतु। फिर कृषि ऋण 20 लाख करोड़ का दिया जाएगा। पीएम मत्स्य संपदा योजना 6,000 करोड़ और पशु पालन डेयरी वानिकी मत्स्य 20 लाख करोड़। फिर है स्वास्थ्य में सिकल सेल अनीमिया मिशन 2047 तक उन्मूलन करना है। फिर चिकित्सा उपकरणों हेतु बहुविषयक पाठ्यक्रम। फिर है शिक्षा में बच्चों एवं किशोरों हेतु राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन, जिसमें संवेदनशील जनजातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु। फिर भारत श्री, जिसमें पुरालेख डिजिटल संग्रहालय है। बजट 2023-24 के तथ्य क्या हैं? तो सर्वाधिक व्यय रक्षा मंत्रालय ने किया और इसमें सर्वाधिक आय राजस्व आय है। कर में सर्वाधिक है जीएसटी कर से। घाटे घरेलू बाजार से सर्वाधिक किया जा रहा है पूरा, तो ये तो अपन के काम के नहीं है घटा तो। फिर अवसंरचना में शहरी अवसंरचना विकास निधि, जो कि है 10,000 करोड़ की प्रति वर्ष शहरी अवसंरचना हेतु। फिर सुशासन के लिए मिशन कर्मयोगी, जो सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण करना, और कर्मयोगी पोर्टल की शुरुआत की गई है, आई गॉट कर्मयोगी, ठीक है। फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता हेतु उत्कृष्टता केंद्र। फिर राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी और एमएसएमई के लिए विवाद से विश्वास योजना। फिर राहत में क्या है, राज्य सहायता मिशन लाया जाएगा। फिर है पर्यावरण हेतु राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, जिसमें 19,700 करोड़ रुपए का फंड है, जो 2030 तक 5 MMT हरित हाइड्रोजन उत्पन्न करना लक्ष्य रखा गया है। फिर हरित ऋण योजना लाए हैं। फिर एक हम पीएम प्रणाम योजना लाए हैं, जिसमें रासायनिक उर्वरक के स्थान पर वैकल्पिक उर्वरक अपनाना। फिर मिष्टी, जिसमें तटीय रेखा व लवण भूमि पर पौधारोपण हेतु मैंग्रोव संरक्षण। फिर अमृत धरोहर, जिसमें आर्द्र भूमियों को संरक्षित किया जाएगा, 75 रामसर स्थल है। फिर युवा शक्ति, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत, जिसमें एआई, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, मशीन लर्निंग सिखाई जाएगी। फिर स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसमें ये तो ठीक है। फिर है राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना, जिसमें 47 लाख प्रशिक्षु हैं। फिर है वित्तीय क्षेत्र में है एमएसएमई गारंटी योजना, 1 अप्रैल 2023 से है 9,000 करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ का स्वपार्श्विक मुक्त गारंटी युक्त ऋण। फिर राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री बनाई जाएगी। महिला सम्मान बचत पत्र, मार्च 2025 तक 2 लाख जमा करने हैं, जिसमें 7.5 ब्याज है 2 वर्ष की अवधि के लिए। फिर वरिष्ठ नागरिक जमा राशि, जो 15 लाख से 30 लाख कर दी गई है। फिर राजकोषीय प्रबंधन, जिसमें राज्य को 2023-24 से पूंजीगत व्यय हेतु 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। राज्यों को राजकोषीय घाटा 3.5 की अनुमति होगी,
0.5 विद्युत क्षेत्र सुधार हेतु FRPM अनुसार 3% लक्ष्य है। फिर है राजस्व प्राप्ति, हमने कहाँ कहाँ से करी है। तो कर से हमने करी है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष में है आयकर, संपत्ति कर, पूंजीगत लाभ कर और ब्याज कर, प्रतिभूति लेन देन कर, अनुषंगी लाभ कर, निगम कर और संघ राज्य सेव क्षेत्रों पर कर। फिर अप्रत्यक्ष कर में आते हैं वस्तु एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और जीएसटी, क्षतिपूर्ति उपकर। फिर कर कर बिन राजस्व में आते हैं ब्याज प्राप्ति, लाभांश एवं लाभ, विदेशी अनुदान, संघ राज्य क्षेत्रों की प्राप्तियां और सेवा के बदले की गया शुल्क। सेवा के बदले किया गया शुल्क, सॉरी किया गया नहीं, लिया गया शुल्क, सॉरी सेवा के बदले लिया गया शुल्क। और फिर नोट में अपन देखते हैं कर, उपकर, अधिभार सरकार के राजस्व आय में शामिल होते हैं, शुल्क, ड्यूटी, फीस। ठीक है। फिर सकल कर राजस्व को क्या कहते हैं, कुल कर राजस्व माइनस राज्यों का हिस्सा प्लस में एनडीआरएफ को हस्तांतरण। अब राजस्व व्यय क्या है, इसमें आते हैं सरकार द्वारा चुकाया गया ब्याज, रक्षा कर, पेंशन व वेतन, केंद्र सरकार द्वारा किया गया अनुदान और वस्तु व सेवाओं की लागत। तो ना इससे हमारी देयताओं में कमी होती है और ना ही इससे हमारी परिसंपत्तियों में कुछ बढ़ोतरी होती है और ना ही कमी होती है, कुछ नहीं होता इससे। ठीक है, राजस्व व्यय से। फिर कर कर क्या है, यह एक अनिवार्य अंशदान होता है जिसे करदाता बिना प्रतिफल को सरकार को कर आधार से संबंधित होने के लिए देता है। तो ये एक अनिवार्य अंशदान होता है जिसे करदाता बिना प्रतिफल के सरकार को कर आधार से संबंधित होने के लिए देता है। फिर अधिभार क्या है, यह कर के ऊपर लगाया जाता है, सामान्यतः यह प्रत्यक्ष कर पर सरकार अतिरिक्त आय सर्जित करने हेतु लगाती है। फिर उपकर कर के साथ कर आधार पर लगने वाला कर होता है। तो कर के साथ जो कर आधार होता है उस पर लगने वाला कर होता है। यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हो सकते हैं पर विशेष उद्देश्य को पूरा करने हेतु लगाए जाते हैं, संचय निधि में जमा नहीं करवाया जाता इसको। फिर है ड्यूटी या फीस। तो किसी विशिष्ट सेवा के बदले अनिवार्य रूप से दी जाने वाली राशि, जैसे पोर्ट का उपयोग निर्यात आयात के लिए करने पर एक्साइज ड्यूटी देना, यह भी एक प्रकार का कर होता है। फिर है पूंजीगत बजट। अब पूंजीगत बजट में भी दो होते हैं, पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय। पूंजीगत आय में हो गए विनिवेश, सरकार द्वारा ऋण लेना और पूर्व में दिए गए ऋण एवं अग्रिम की वसूली। फिर पूंजीगत व्यय में आ गए पूंजीगत संपत्तियों के सर्जन हेतु दिया गया अनुदान, जैसे सड़क, मॉल, सड़क, फिर क्या ये दिखने रहा मेरे को, रेलवे इत्यादि के लिए। ठीक है। फिर है सरकार द्वारा ऋण अदायगी, ये भी पूंजीगत व्यय में आ गए। फिर केंद्रीय बजट 2023-24 में व्यय प्राप्तियां। तो 23-24 में राज्य की सरकार की राजस्व आय ज्यादा है पूंजीगत आय से। फिर राजस्व आय है कितनी, 2.63 और पूंजीगत आय है 1.88। करों में सर्वाधिक आय है जीएसटी से, जीएसटी, निगम कर और आयकर। फिर है कर राजस्व जीडीपी का 11.1% है और करों में सर्वाधिक आय प्रत्यक्ष कर से है। फिर विदेशी अनुदान तो ठीक है, ये तैयार नहीं रखना है, इनको हटा दो। फिर अपन को आगे चलना है। तो राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए स्रोत, तो हम कहाँ से ले रहे हैं, तो राजकोषीय घाटा है हमारा 5.9% फिजिकल डेफिसिट। और पूर्ति के साधन है बाजार उधार यानी कि सरकारी प्रतिभूति से, प्लस में राजकोषीय हुंडी यानी ट्रेजर बिल से। तो सरकारी प्रतिभूति से और राजकोषीय हुंडी यानी ट्रेजर बिल से अपन ले रहे हैं बाजार उधार। फिर दूसरा है अल्प बचत की प्रतिभूतियों से। तीसरा है राज्य भविष्य निधियों से। चौथा है आंतरिक ऋण निधि और लोक लेखा से। और पांचवा है विदेशी ऋण से। तो अपन सबसे ज्यादा तो ले रहे हैं बाजार उधार, फिर दूसरा हमारा आ रहा है आंतरिक ऋण निधि और लोक सेवा से, फिर आ रहा है अल्प बचत प्रतिभूतियां से। फिर है हिनार्थ प्रबंधन क्या है, तो हिनार्थ प्रबंधन
1991 से पहले हिनार प्रबंधन प्रणाली होती थी जिसमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लोन लिया जाता था तथा नई मुद्रा छापी जाती थी। किसके लिए? अगर हमारा कोई घाटा हो जाता था और राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए। ठीक है। फिर 1991 के बाद राजकोषीय समीकरण प्रणाली अपनाई गई जिसमें सार्वजनिक व्यय को कम करना एवं राजस्व वृद्धि के प्रयास करना जैसे विनिवेश की शुरुआत। तो इसमें 1 अप्रैल 1997 को आर्थोपाई अग्रिम व्यवस्था अपनाई गई जिसमें राज्य सरकार के घाटे की पूर्ति की मात्रा पहले से ही निर्धारित कर दी जाती है। सरकार रिजर्व बैंक से उधार नहीं लेगी एवं ना ही नए नोटों की छपाई होगी। रिजर्व बैंक भारत सरकार के नाम से घरेलू बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां एवं ट्रेजरी बिल जारी करेगा। फिर राजकोषीय नीति। तो राजकोषीय नीति सरकार के व्यय पर युक्तियुक्त नियंत्रण एवं घाटे के विनियमन से संबंधित होती है। एफआरबीएम एक्ट 2003 लाए एन के सिंह समिति की सिफारिश थी। फिर इसके अनुसार 26 अगस्त 2003 को लागू किया गया और राजस्व घाटा इसमें 2007-08 तक शून्य करना था और राजकोषीय घाटा 3% तक करना था जीडीपी का। पर ये लोग हम नहीं कर पाए। अब हमारा जो टारगेट है, और इसमें हमने एक और चीज बताया कि संसद में बजट के साथ 3 अन्य विवरण रखने होंगे। मध्य अवधि का राजकोषीय नीति विवरण, फिर राजकोषीय नीति से संबंधित रणनीति और सम समष्टि अर्थशास्त्र संबंधित रूपरेखा यानी मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, समष्टि अर्थशास्त्र संबंधित रूपरेखा। फिर है एफआरबीएम एक्ट 2003 के लक्ष्य 2009 तक प्राप्त करने में केंद्र सरकार असफल रही। उसके बाद हमने वापस इसकी समीक्षा हेतु 2016 में एन के सिंह की अध्यक्षता में एफआरबीएम एक्ट की समीक्षा की गई। सिफारिश दी उसने एक एफआरबीएम एक्ट बनाया जाए 2022-23 तक ऋण जीडीपी अनुपात 60% किया जाए। इतना ही लोन लें जीडीपी का। ठीक है। कितना? 40% केंद्र ले और राज्य ले 20%। ऋण जीडीपी अनुपात 60% हो। फिर इसने बताया राजकोषीय घाटा उसको करो कितना? 2.5 और राजस्व घाटा करो 0.8%। सरकार स्वतंत्र राजकोषीय परिषद का गठन करे। फिर विषम परिस्थितियों में राजकोषीय घाटे में छूट 0.5% की। और विशेष परिस्थितियां क्या हैं? जैसे कि राष्ट्रीय आपदा, युद्ध, राष्ट्रीय सुरक्षा, कृषि में नुकसान, संरचनात्मक सुधार और वास्तविक उत्पादन वृद्धि में पिछली 4 तिमाही में कमी। तो ये सब उसने बताए। फिर लोक ऋण प्रबंधन प्राधिकरण पीडीएमए क्या है? तो बीएन श्री कृष्ण समिति की सिफारिश पर सरकार के ऋण का प्रबंधन आरबीआई द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, इसने दी। और इसने बोला कि पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया जाए। फिर एक थी व्यय प्रबंधन आयोग, तो इसको 2014 में डॉक्टर विमल जालन की अध्यक्षता में बोला कि ये लाए। और राजकोषीय परिषद एन के सिंह समिति की सिफारिश पर उसने बताया कि राजकोषीय परिषद लाए, एक अध्यक्ष हो, 2 सदस्य हो, कार्यकाल 4 वर्ष हो। तो अभी तक सबने ये सिफारिश करी है कि एक बॉडी बने, तो ये अभी तक नहीं बनी है, तो इससे का कोई लेना देना नहीं है। फिर आता है सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र में क्या है कि जीवी 53% है और वृद्धि हो रही है कितनी इसमें? 9.1%। फिर सेवा निर्यात हो रही है 4.1। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र में शामिल है और 50% से अधिक भागीदारी रखता है ये सकल मूल्य वर्धन में, जीवीए में 53% अभी इसका योगदान है। फिर अपन आगे चलते हैं और इसकी वृद्धि दर कितनी है? 9.1। फिर यूएन टी यूएन टी सी यूएनटीसीएडी। ठीक है। तो इसकी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 में 7वें स्थान पर रहा है। एफडीआई 12 सीट्स एफडीआई प्राप्त करता देशों में 7वें स्थान पर रहा है। एफडीआई 2021 में 84.8 बिलियन यूएस डॉलर मिला है। और फिर दूर संचार सेवाओं में एफडीआई की सीमा 100% कर दी है। बीमा कंपनियों में एफडीआई हमने 74 कर दिया है। एलआईसी में एफडीआई 20% है। और सेवा निर्यात हमने करी है कितनी? 254 बिलियन यूएस डॉलर की।
फिर परचेस मैनेजमेंट इंडेक्स है, यह क्रय प्रबंधकों की सूची है। मई से सितंबर तक इसमें सुधार हुआ है। यह दिसंबर 2022 में बढ़कर 58.5% हो गई। फिर सेवा क्षेत्र में व्यापार, तो इसमें अपन देखेंगे सेवा व्यापार में डब्ल्यूटीओ के क्या है ये, डब्ल्यूटीओ के बैरोमीटर इंडेक्स, अब जे भी है, ट्रेड बैरोमीटर इंडेक्स में 96.2 की कमी दर्ज की गई है। भारत का सेवा व्यापार कोविड के पश्चात पुनः पटरी पर लौटा है। भारत विश्व के 10 प्रमुख सेवा निर्यातकों में शामिल है। सेवा निर्यात में 27.7 की वृद्धि देखी गई है। सॉफ्टवेयर निर्यात तेजी से बढ़ा है। फिर सेवा क्षेत्र में एफडीआई, यूएनटी सीडार्ट 7वां स्थान भारत का है विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में। सेवा क्षेत्र एफडीआई, इसमें इसमें $1 यूएसडी, 1 बिलियन है ये यूएसडी, टोटल क्या है पता नहीं जो भी है। फिर पर्यटन व होटल, मेडिकल टूरिज्म सूचकांक 2021 में मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन 10वें स्थान पर भारत रहा। भारत का स्वस्थ पर्यटन 2022 में $13 बिलियन था। फिर रियल एस्टेट में, कोविड महामारी के कारण रियल एस्टेट क्षेत्र को नुकसान हुआ था, परंतु महामारी के बाद तेजी दिखाई। ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी सूचकांक में भारत टॉप 10 में है। फिर रूस यूक्रेन युद्ध से सीमेंट, इस्पात, ईंधन की ईंधन की कीमतों में वृद्धि से रियल एस्टेट प्रभावित हुआ है। भारत में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रीट से संस्थागत निवेश में वृद्धि हुई है। फिर डिजिटल रुपया, 1 नवंबर 2022 से पायलट प्रोजेक्ट पर शुरू किया गया दस्तावेजों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। फिर बीमा क्षेत्र 10वां सबसे बड़ा है। 2032 तक विश्व में 6वां सबसे बड़ा बीमा क्षेत्र बन जाएगा और 2047 तक भारत सभी लोगों तक बीमा पहुंच जाएगा, यानी कि सार्वभौमिक कवरेज। बीमा पहुंच अभी 4.2 लोगों तक है और बीमा घनत्व 91 अमेरिकी डॉलर है। राजस्थान पहला राज्य है जिसे सभी परिवारों के लिए अनिवार्य किया है। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा 25 लाख प्रति परिवार। फिर है ई कॉमर्स में वर्ल्ड पे और या फिर वर्ल्ड पे एफएसआई द्वारा जारी वैश्विक भुगतान रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 तक सालाना 18% की वृद्धि दर से ई कॉमर्स क्या करेगा, बढ़ेगा। फिर है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की शुरुआत की 2016 से, इसमें भी वृद्धि हुई है। फिर डिजिटल वित्तीय सेवाएं, जिसमें ग्लोबल फिनटेक अडॉप्टेशन इंडेक्स में 64% से, और नियो बैंक खोला है जिसमें 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां हैं 2022-23 से। तो ग्लोबल फिनटेक अडॉप्शन इंडेक्स, इसमें भारत 64% है जो कि वैश्विक औसत से अधिक है। यूपीआई का प्रचलन भारत में बढ़ रहा है। फिर जैम, जनधन, आधार मोबाइल का भी यूज कर रहे हैं और हम समावेशी वित्तीय विकास में तेजी से ला रहे हैं डिजिटल वित्तीय सेवाओं के कारण। फिर योजनाएं क्या है, निधि निधि क्या है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा विकसित पोर्टल है जो रियल एस्टेट इकाइयों का पंजीकरण करता है। नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटेबिलिटी इंडस्ट्री। फिर है साथी, साथी क्या है, आतिथ्य उद्योग का मूल्यांकन, जागरूकता और प्रशिक्षण करना भारतीय गुणवत्ता परिषद के सहयोग से। तो साथी पोर्टल, कोविड-19 नियमों के बारे में उद्योग धंधों को संवेदनशील बनाना और अतिथियों के बीच विश्वास पैदा करना साथी पोर्टल का काम है। फिर है संपर्क योजना, तो ये क्या है, इसमें 59 क्षेत्रीय हवाई संपर्क विकसित किए गए हैं। 100% केंद्र सरकार की है और टीयर 2 व टीयर 3 के शहरों से हवाई सुविधा, 1 घंटे की यात्रा 500 किलोमीटर तक, कितने में, ₹2500 किराए पे। और इसको नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा है। पर्यटन उद्योग को बेहतर कनेक्टिविटी देना इसका उद्देश्य है। तो क्षेत्रीय हवाई संपर्क विकसित करना भी इसका एक उद्देश्य है। फिर पर्यटन सेवा के लिए ऋण गारंटी योजना,
तो योजना का उद्देश्य कोविड प्रभावित पर्यटन उद्योग के परिवारों को उनकी देनदारी हेतु कार्यशील पूंजी प्रदान करना, और राज्य और केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रस्ट गाइड को भी कवर किया गया, टूरिस्ट गाइड को भी। फिर है अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क। तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। अकाउंट एग्रीगेटर क्या है? गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो ग्राहकों से संबंधित वित्तीय जानकारी प्राप्त करने या एकत्र करने की सेवा प्रदान करने में संलग्न होती है। आरबीआई द्वारा अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क 2 सितंबर 2016 को जारी किए गए। फिर नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड, यह एक इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है। इसे दिवालियापन बोर्ड द्वारा विनियमित किया जाता है। इसने 2020 में डिजिटल दस्तावेज निष्पादन प्लेटफॉर्म आरंभ किया। यह सूचना दस्तावेज निष्पादन हेतु समझौता, स्टाम्प शुल्क और डिजिटल भुगतान इत्यादि सुविधा प्रदान करता है। फिर क्या है? डिजी यात्रा ऐप। तो बेंगलुरु ऐप दिल्ली हवाई अड्डे पर लॉन्च किया गया। फिर क्या है? अवसर योजना। सेल्फ हेल्प ग्रुप अपने स्वयं निर्मित उत्पाद की बिक्री स्वयं प्रदर्शन हवाई अड्डे पर कर सकते हैं। 15 दिन तक होगा, और ये भारतीय विज्ञापन प्राधिकरण की योजना है। फिर है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। 2021 में फंड था 945 करोड़ का। स्टार्टअप को शुरुआती चरण में वित्तीय सहायता देना इसका काम था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ये स्कीम थी। फिर चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना। केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। 100% चैंपियन क्षेत्र की वित्तीय सहायता फंड है। इसमें 5,000 करोड़ का। चैंपियन क्षेत्र जैसे वित्तीय सेवाएं, पर्यटन, कानून सेवाएं, ऑडियो विजुअल सेवाएं, चिकित्सा सेवाएं। तो ये है।